हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो हम कोयला और पेट्रोलियम पार्ट पढ़ रहे थे और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था तो एक बार देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने इसका पूरा जो चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज कर लिया है। इसके साथ ही ऐसे नहीं लिखती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखती हूँ। हमने क्या किया है? हमने किया है अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था? चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद हमने किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? फिर हमने किए थे एमसीक्यूज और एमआईक्यूज, और आज जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ठीक है, हमने पहले अपने पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को लेकर के क्या किया? एक्सप्लेनेशन देख लिया। ठीक है, जिसमें हम छोटे से छोटे टॉपिक को लेके क्रियाकलाप हो, सारणी हो, कुछ भी हो, चेतावनी हो, नोट हो, कुछ भी दिया हो, हमने पूरा शुरू से लेके एंड तक अपने चैप्टर को यहाँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन में समझ लिया है। उसके बाद फिर इस चैप्टर के पार्ट 3 के जो हमको एनसीईआरटी की बुक में हमारे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, अभ्यास प्रश्न दिए थे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी हमने देख लिए। उसके बाद इस पार्ट से बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज थे उन एमसीक्यूज को भी हमने कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस पार्ट से बनने वाले जितने भी एमआईक्यू थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हम उनको भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद आज हम फिर से क्या करने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर को शुरू से एंड तक रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद ये जो 3 चीज़ें हमने की हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ही चैप्टर को पढ़ा था। जब हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ रहे थे और जब कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता था तो हम वापस से उस टॉपिक को क्या कर लेते थे? एक बार रिवाइज कर लेते थे। मतलब हम उसे एक बार फिर से देखते थे और हमको क्या हो जाता था? पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता था। ठीक है, तो हमने हर टॉपिक को, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आए हैं। और अगर आपसे ये कुछ भी इन 4 चीज़ों में से कुछ भी छूट गया है तो आप क्या करो? आप प्लेलिस्ट में जाओ, है ना। और अगर मान लो आप ये चाहते हो कि मैम मेरा मिस हो गया, मैं नहीं देख पाया, तो आपको करना क्या है कि बस प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको अपनी क्लास ढूंढनी है, आपको इस चैप्टर ढूंढना है और सारे वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया प्रॉपर जमे हुए मिल जाएंगे। आपको सारे वीडियोस देख करके आना है और फिर जब आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाला वो वीडियो देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा क्या मैं तो बिल्कुल हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है। और वो वाकई आपका क्या होगा? रिवाइज हो रहा होगा उस टाइम पे। आप उसे समझ नहीं रहे होगे क्योंकि समझ तो आप पहले चुके। अब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हो कि हाँ मैंने इसमें ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। क्योंकि मैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में सारी चीज़ों को फिर से उतनी डीपली नहीं बताने वाली, उतना विस्तार करके नहीं बताने वाली। कैसे बताऊंगी? बस क्विकली फटाफट से जल्दी हम टॉपिक को समझ लेंगे और जान लेंगे कि हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो देखें अब हम अपना कंप्लीट चैप्टर रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम इस पाठ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये कह रही है कि देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे,
तो इसी तरह से मैं भी बता दूं कि हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के दो वर्ग होते हैं, हम उनको जानेंगे। पहला होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो हम इनको जानेंगे। इसके बाद हम ईंधन की बात करेंगे, फिर कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस, और फिर हम ये बात करेंगे कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो कैसे हैं, वो सीमित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हमारे हो जाते हैं और इन्हीं सारे टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, करें शुरू, चलो। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की, ठीक है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अब हमारी क्या है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमको जब कोई ना कोई चीज़, मतलब कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो अननेसेसरी नहीं होती, जो ज़रूरी हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, घर बनाना, है ना। कुछ आवश्यकताएं जो हैं हमारी वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और उनके अनुसार हम क्या करते हैं, हम कई पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जैसे भोजन के लिए बात करें तो हम, मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ गेहूं और चावल। तो भोजन के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम गेहूं और चावल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि रहने के लिए, आवास के लिए, तो आवास के लिए हम घर का प्रयोग करेंगे, है ना। घर या मकान लिख दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मकान। और ये मकान जो होता है ये किससे बनता है, ये ईंट, सीमेंट, रेत, है ना, इन सभी चीज़ों से बनता है। तो हम क्या है, हम किसी न किसी अपनी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे इस तरह के पदार्थ हो, ठीक है। कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं व कुछ पदार्थ मानव स्वयं निर्मित करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ पदार्थ जो हैं वो हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। वहीं कुछ पदार्थ की अगर बात करें तो वो मानव क्या है, स्वयं बनाता है। जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो गेहूं चावल तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, पौधे हैं, ठीक है। हमने बस क्या किया, हमने तो बीज लगाए थे, पौधे तो अपने आप बने हैं। लेकिन ईंट, रेत, सीमेंट जो हैं ये क्या होते हैं, ये हम बनाते हैं, है ना। ईंट बनाने का कार्य जो है वो मानव करता है कि ईंट कैसे बनती है, ऐसा नहीं कि अपने आप पैदा हो के ज़मीन से निकल के आ रही हो। तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक हो गए, और ये कैसे हो गए, ये मानव निर्मित हो गए, ठीक। अब हम एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। तो हमारी क्रियाकलाप नंबर पहली जो है वो है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। अब हमको क्या करना है, हमको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है, ठीक है। हमारे आसपास जो उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं उनको देखना है, और फिर उनको प्राकृतिक और मानव निर्मित ऐसे दो वर्ग बना के इनको क्या करना है, उनको इस सूची में भरना है। तो अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में क्या आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या आपकी बुक में ये वाली जो टेबल मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, खाली मिलेगी, यहाँ पे भरी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसके बाद मैं साइड में हो जाऊंगी तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो प्राकृतिक चीज़ों में क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश, मानव निर्मित में किताब, पेन। इसके अलावा और क्या प्राकृतिक होते हैं, हवा, एलपीजी, पानी, सीएनजी, मिट्टी, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक हैं, इंसान ने नहीं बनाई हैं, ठीक है। मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, किताब है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, वाहन है, मशीनें हैं, कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, मानव के द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आसपास क्या प्रकृति से प्राप्त चीज़ें भी हैं और मानव द्वारा बनाई हुई वस्तुएं भी हैं। हम क्या अपनी बनाई हुई वस्तुओं पर भी निर्भर हैं और प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं पर भी निर्भर हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे चलें, ठीक है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? तो हाँ, बिल्कुल ये सब सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब ऐसे पदार्थ जो हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन सभी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है।
आगे चलें। अब एक प्रश्न आता है कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। तो ये भाई एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रकृति से जो संसाधन हमको प्राप्त है, प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे पास हैं, क्या हम इनका प्रयोग मतलब निरंतर हमेशा करते रह जा सकते हैं, करते रह सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या है, नहीं। ठीक है, क्या नहीं, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति में सीमित मात्रा है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग निरंतर नहीं कर सकते। क्यों? आप कहोगे मैम हवा तो प्राकृतिक है, और हवा तो कितनी है। तो मैंने ये नहीं बोला कि सभी प्राकृतिक संसाधन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कुछ प्राकृतिक संसाधन, है ना। और मैंने ये बोला सभी प्राकृतिक, मतलब चलो सभी कुछ पे जाती नहीं हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनको हम निरंतर प्रयोग नहीं कर सकते। और उनमें क्या आते हैं, उनमें आते हैं कुछ खनिज, कोयला, वन्य जीव, वन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भरपूर मात्रा इनकी भरी हुई है, नहीं, ये एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। और ये क्या हो रहे हैं, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे वन और वन्य जीव ये दो भी हैं, और किस में है, समाप्त हो रहे हैं, ऐसा बोला ना मैंने, ये समाप्त हो रहे हैं। तो क्या आपने सोचा मैम आपने ऐसा क्यों बोला कि ये समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, आजकल हो रहा है बहुत तेजी से शहरीकरण। और शहरीकरण के लिए क्या हो रहा है, शहरीकरण के लिए होता ये है कि जितने भी जंगल होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, है ना, तो इनको काट देते हैं। अब वन में कौन रहते हैं, वन में वन्य जीव रहते हैं। धीरे धीरे करके सारे वन क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, अब जब वन नहीं रहेंगे तो वन्य जीव रहेंगे क्या, वो कहाँ जाएंगे, सड़कों में रहेंगे, शहरों में रहेंगे क्या, लोग पाल के रखेंगे क्या, कुत्ते तो पाल सकते हैं हम, पर शेर पाल के रखेंगे क्या, टाइगर पालेंगे क्या हम, नहीं ना। तो ऐसे जीव जो हैं जब इनका आवास चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे। जब जंगल नहीं बचेगा तो बहुत सारे वन्य जीव नहीं बचेंगे, तो इनको शिकार नहीं मिलेगा, इनको खाना नहीं मिलेगा, ये खाना नहीं खा पाएंगे तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एक बार लुप्त हो गए तो हम दोबारा इनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं डायनासोर की, है ना, अब मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग सब समझते हो, डायनासोर का नाम से ही समझ जाओगे। डायनासोर जो होता है वो एक बार खत्म हो गए हमारी पृथ्वी से, आप क्या दोबारा बने इतने सालों में, नहीं बने ना। और आगे कोई संभावना नज़र आती है, तो मुझे तो कोई संभावना नज़र नहीं आती। तो ये किस में आ जाते हैं, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने वन को भी लिया और वन्य जीव को भी लिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लग गया है, तो मैंने वन और वन्य जीव दोनों को ही लिया। वन जो है ये भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है, ये भी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो जाएंगे, और जब वन नहीं रहेंगे तो वन्य जीव भी नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, अब हमारे पास आ जाती है प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु, मृदा, जल इत्यादि। तो जो भी चीज़ें हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने वायु ले लिया, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और जल मतलब कि पानी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। अभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनको कितने वर्गों में बांट दिया गया है, इनको दो वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनके दो वर्ग हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों वर्गों को हम देख लेते हैं।
अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और ये क्या है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन, या फिर मैं इनका दूसरा नाम लिख दूं यहाँ पे, नवीकरणीय, ठीक है। ये जो होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन बोले या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन बोले, ये जो है ये असीमित मात्रा में है, इनकी कोई सीमित मात्रा नहीं है, ये असीमित मात्रा में, भरपूर मात्रा में है। साथ ही मानवीय क्रियाकलाप, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उससे ये समाप्त भी नहीं होने वाले, ठीक है। इससे इन पे कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो सूर्य का प्रकाश और वायु, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। तो ये क्या है, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब जिन प्राकृतिक संसाधनों की क्या मात्रा बहुत सीमित है, जो सीमित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, या फिर मतलब उनकी एक सीमित मात्रा तय कर दी कि ये इतने ही हैं, इसके बाद अगर ये प्रयोग करते करते ख़त्म कर दिए गए तो अब इसके बाद इनके पास कुछ नहीं है। और मानवीय क्रियाकलापों से बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं, और इन संसाधनों के उदाहरण में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इनको गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लिया। आगे देखें, अब आगे क्या है, आगे आ जाती है हमारी क्रियाकलाप नंबर 2, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा है इस क्रियाकलाप में, देखो, ये कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। अब ये जो क्रियाकलाप है ये एक कक्षा में की जाने वाली क्रियाकलाप है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी क्रियाकलाप है तो मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना तब मैंने इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको जानना है कैसे क्या इसका निष्कर्ष निकलता है तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे बहुत शॉर्ट में लेके चलूँगी। कुछ पात्र लीजिए, तो क्या करना है, कुछ बर्तन ले लेना है या कुछ भी ऐसे ले लेना है, डिब्बे वगैरह। उनमें एक में पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से ऐसे अलग अलग तरीक़ों से भर लेना है। फिर विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांटना है, 7 विद्यार्थी यहाँ, 7 विद्यार्थी यहाँ और 7 विद्यार्थी यहाँ, ठीक है। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थी वाली में बांटना है। अब इनको भी कैसे बांट देना है, इनको भी ऐसे बांट देना है कि एक में 2 विद्यार्थी हैं, एक में 2 हैं, एक में 4 हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी 1, 2, 4, 1, 2, 4, ठीक है। इस प्रकार से इनको बांट देना है, ठीक है। अब इसके बाद उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करना है। इसको बोल देना है कि ये क्या है, पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है और ये वाली जो है ये तीसरी पीढ़ी है, ठीक है। ओके, ठीक। आगे देखो, ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। अब ये जो है ये कौन है, उपभोक्ता हैं, ये खाने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। अब क्या है, इनमें क्या है कि देखोगे कि पहले वाले में कम है, फिर उसके बाद बढ़ रहे हैं, फिर तीसरे में और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, पीढ़ी में बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या करना है, अच्छा इसको, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। अब क्या करना है, इनके सामने अलग अलग, ये हो जाएगी पहली पीढ़ी, क्या हो जाएगी, ये पहली पीढ़ी हो जाएगी, ये दूसरी, अलग कलर से दिखा देती हूँ मैं, ये पहली पीढ़ी हो जाएगी, ये दूसरी और ये वाली तीसरी, ठीक है। ऐसे इसमें होगा, ये पहली,
ये दूसरी, ये तीसरी पीढ़ी, ठीक। यहाँ पे ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी, ठीक। इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। तो देखोगे पहली पीढ़ी में एक ही है, दूसरी पीढ़ी में 2 हैं, तीसरी पीढ़ी में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो उपभोक्ता होंगे वो क्या हो गए, बढ़ गए। पहली पीढ़ी में तो एक ही था, दूसरी में 2 हो गए, तीसरी में उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो हमने खाने वाली चीज़ें थी इनको सामने रख देना है। अब प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अभी जो एक एक समूह हैं, इन सभी में से जो पहली पीढ़ी वाले हैं उन सभी से क्या कहना है कि वो उन वस्तुओं का प्रयोग करें, ठीक है। आगे बताऊं, पूरे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए, ठीक है। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, 7 7 7 का ग्रुप था, ठीक है। ठीक है, ऐसे 3 के ग्रुप में इनको बांट दिया था। एक में 2 एक थे, एक में 2 थे, एक में 4 थे, ठीक। फिर क्या बोला, फिर बोला इसको बोल दो पहली पीढ़ी, इसको दूसरी, इसको तीसरी। ऐसे यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। ऐसे करना है। अब इसके बाद हमको क्या बोलना है कि इनके सामने हमको क्या रख देना है, वो पात्र रख देने हैं। पहली पीढ़ी वालों को प्रयोग करने के लिए बोलने हैं एक पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, है ना। दूसरी पीढ़ी में 2 लोग हैं तो वो लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे। तीसरी पीढ़ी वाले जब आएंगे और देखेंगे तो क्या होगा कि कभी कभी तो वो जिसमें टॉफ़ी या फिर जो पॉपकॉर्न भर के रखे थे, पहली पीढ़ी वाले इतना ले गए, दूसरी पीढ़ी वाले इतना ले गए, तीसरी पीढ़ी आएगी तो देखेगी कि उनके लिए पूरा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में लोग कितने हैं, 4 लोग हैं, और 4 लोग के लिए सिर्फ इतना सा कैसे पूरा हो पाएगा, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो यही यहाँ पे कहा है, विद्यार्थियों से कहिए कि वह प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अगर कुछ बचा है तो तीसरी पीढ़ी को उपयोग करने को कहेंगे। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं के खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बचा है। अब ये देखना है कि क्या इन चारों का पेट इसमें भरा, क्या चारों को कुछ मिल पाया या बस 2 ही लोग ले पाए और 2 लोग नहीं ले पाए, और फिर उसके बाद भी उसमें कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, यही ध्यान देना है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा हमको क्या बता रहे हैं, इस क्रियाकलाप के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, और अगर हम इस प्रकार से उनका प्रयोग करते जाएंगे तो पहली पीढ़ी के लिए तो था, पहली पीढ़ी में जनसंख्या भी क्या थी, कम थी। दूसरी पीढ़ी आते आते जनसंख्या क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ी। तीसरी पीढ़ी आते आते जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ गई, तो और ज़्यादा उसका उपभोग होने लग गया, और आगे आने वाले समय में जनसंख्या क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसका उपभोग भी ज़्यादा होगा। तो हमको क्या करना है, हमें अनावश्यक रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इनका प्रयोग करते चले गए तो एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखें। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ईंधन की। तो ईंधन क्या है, ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ईंधन हम उसे कहते हैं जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो बड़ी मात्रा में जब ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन को प्राकृतिक ईंधन और व्युत्पन्न ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ईंधन भी जो होते हैं उनको 2 प्रकार से क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो कहलाएंगे क्या, प्राकृतिक, और दूसरे क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न। मतलब कि इसको बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक।
ओके। यदि कोई ईंधन अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है, वो प्राकृतिक ईंधन कहलाता है। ठीक है, कोई ईंधन जब हमें कैसे मिलेगा, वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद है, उसको क्या नहीं करना पड़ रहा, उसको चेंज नहीं करना पड़ रहा, बदलना नहीं पड़ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राकृतिक ईंधन कहलाएगा। यदि किसी ईंधन को उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संसाधित किया जाता है तो इसे व्युत्पन्न ईंधन कहा जाता है। और अगर मान लीजिए कुछ ईंधन ऐसे हैं जिनको अगर हम संशोधित कर देंगे, संसाधित कर देंगे और अच्छा से उनको बना देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो ईंधन की तरह काम करने लग जाएंगे। तो ऐसे ईंधन को हम क्या कहेंगे, ऐसे ईंधन को हम द्वितीयक ईंधन या फिर व्युत्पन्न ईंधन कहेंगे। ठीक है, ईंधन समझ आ गया। आगे चलें, आगे बात करते हैं ईंधन के कैलोरी मान की, मतलब कि ईंधन के ऊष्मीय मान की। ठीक है, कि कौन सा ईंधन कितनी ऊष्मा देगा ये हमें कैसे पता चलता है। किसी ईंधन का कैलोरी मान किसी ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण रूप से जलने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है। अब क्या होता है, एक मात्रा में, कोई एक निश्चित मात्रा में, मान लीजिए 1 इकाई, तो हमने क्या लिया 1 किलो, अगर वो ठोस है तो, अगर द्रव्य में है तो 1 लीटर। ठीक है, तो 1 इकाई द्रव्यमान या आयतन जब हम लेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये द्रव्यमान कहलाएगा, ये आयतन कहलाएगा। तो 1 इकाई द्रव्यमान या आयतन जब हम लेंगे और इसको जब हम जलाएंगे तो जितनी ऊष्मा हमको प्राप्त होगी वही इस ईंधन का क्या कहलाएगा, वही इस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाएगा। तरल या गैसीय ईंधन के लिए ईंधन की मात्रा पर विचार किया जाता है, जबकि ठोस ईंधन के लिए कैलोरी मान का पता लगाने के लिए ईंधन के द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। अब अगर तरल या गैसीय ईंधन है, जैसे कि वहाँ पे लिखा मैंने, तो इनके लिए इनकी इकाई पे क्या, इनकी मात्रा पर विचार किया जाता है कि कितना लेना है। लेकिन अगर ठोस ईंधन है तो उसके लिए तो 1 किलो, जो कि निश्चित है कि उसका द्रव्यमान जो होगा उसको ही लिया जाएगा। ऊष्मीय मान का एक क्या होता है, सूत्र होता है, तो वो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ली जाती है ऊष्मा की मात्रा और यहाँ होता है ईंधन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, इसको किससे मापा जाता है, किलो जूल किलो पर किलोग्राम से। ठीक, आगे देखें। अब हम बात कर लेते हैं एक आदर्श ईंधन के लक्षण की, कि एक अच्छा ईंधन क्या होता है। तो एक आदर्श ईंधन के कुछ लक्षण होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। इसका ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, इस मतलब उच्च होगा तो क्या होगा, ये ऊष्मा भी अधिक देगा। ठीक है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए या दहन पर हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, आदर्श ईंधन उसे कहेंगे कि इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, और दहन पर ये किसी भी प्रकार की हानिकारक गैसें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ईंधन जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। फिर उसके बाद और क्या लक्षण है, ये कम कीमत का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आदर्श ईंधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि लोगों की प्राप्ति के से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको इसको प्राप्त करने के लिए बड़े क्या मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं दूर से मंगवाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, तो नहीं, ये कैसे आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। इसको संभालना, भंडारण करना और इसका परिवहन करना, ये सारी तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको स्टोर करके रखना, ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। इसका जो ज्वलन तापमान है वो कैसा होना चाहिए, वो मध्यम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना अधिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। इसमें दहन की दर भी कैसी होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लास्ट कर रहा हो। ओके, तो ये सारी क्या हो गई, ये सारे लक्षण जो हैं ये एक आदर्श ईंधन के लक्षण हैं। आगे देखें, अब हम देख लेते हैं ईंधन में ही आता है एक जीवाश्म ईंधन। ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, क्योंकि इस पाठ में जो पढ़ने वाले हैं हम वो जीवाश्म ईंधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ है, और जीवित जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं।
ठीक है। जीवाश्म का मतलब क्या है कि वो जो जीवित जीव हैं, जब वो मर गए हैं तो उनके जो अंश हैं, उनके जो अवशेष हैं, वही क्या कहलाएंगे, वही जीवाश्म कहलाएंगे। अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और क्योंकि ये जीवाश्म से बने होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो होती है, ये किससे बनी होती है, जीवाश्म से बनी होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं और आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पहली चीज़ तो ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है, हम इनको नहीं बना सकते। ठीक है, इनकी सीमित मात्रा ही उपलब्ध है। अब आधुनिक समाज की बात करें, आज के समय की बात करें तो आज के समाज में आज के समय में इनकी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बहुत से कार्य जो हैं इन ईंधन की वजह से संपन्न होते हैं। ठीक है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उसके क्रस्ट में, पपड़ी में, भूपर्पटी में पाए जाते हैं। इनको खनन कर करके निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऊपर पेड़ पे उग रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं क्या, कोयला की। तो सबसे पहले हम किस जीवाश्म ईंधन को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। और कोयला दिखता कैसा है, कोयला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, आओ अब देखते हैं कि कोयला क्या है। कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। तो कोयला क्या है, कोयला कार्बन जो सबसे अधिक मात्रा में इसमें होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों यौगिकों का क्या है, एक जटिल मिश्रण है। आसान मिश्रण नहीं है, एक जटिल मिश्रण है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस यौगिक भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरह के यौगिक भी इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी कोयला खदानों में पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि कहाँ से मिलता है, पृथ्वी की भूपर्पटी से, मतलब कि पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे गहरे में, एकदम जो गहरी खदानें होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली तलछटी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला कैसा है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, और ये कैसी चट्टानों में दिखता है, भूरी काली तलछटी चट्टानों में चट्टान जैसा होता है। देखने में कैसा लग रहा है, देखो एक चट्टान जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, ज्वलनशील है। और इसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, इसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अब अभी मैंने बताया था आपको नवीकरणीय क्या होते हैं और गैर नवीकरणीय क्या होते हैं। गैर नवीकरणीय होते हैं जो समाप्त होने वाले ठीक है, समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैर नवीकरणीय कहते हैं। तो कोयला जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में आता है। क्यों, क्योंकि इसको बनने में कितना समय लगता है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हुआ और कल फिर से बन के तैयार हो जाएगा। आगे देखें, कोयले में उन पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो लाखों साल पहले दलदली जंगलों में रहते थे। अब ये जो है ये ज्वलनशील क्यों है, ये ज्वलनशील है ना, अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा है, ज्वलनशील है। तो क्यों है ज्वलनशील, इसमें ऊर्जा है। ठीक है, अब जब इसमें ऊर्जा है तो ये कहाँ की ऊर्जा है, तो आज से कई साल पहले जो जंगल जो थे, जो पेड़ जो थे, वो जब दब गए थे तो उनकी ऊर्जा जो है वो इसमें निहित है, इसके अंदर है। ठीक है, लाखों वर्षों तक गंदगी और चट्टान की परतें पौधों को ढकती रही। परिणाम स्वरूप दबाव और गर्मी ने पौधों को उस पदार्थ में बदल दिया जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कोयला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम जानते हैं कि कोयले की आखिर कहानी है क्या, कोयला कैसे बना, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो देखो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या थे, पृथ्वी के जो निचली जलीय क्षेत्र थे। ठीक है, नीचे के क्या है, हमारे जलीय क्षेत्र हैं। अगर हम देखेंगे अपने साउथ वाला साइड तो वहाँ पे क्या है, तीनों तरफ से जल मतलब क्या बोलेंगे, जलाशय, एक तरह का जल स्रोत है ना, समुद्र कह लेते हैं, क्योंकि एक दो तरफ क्या है, सागर हैं,
एक तरफ क्या है, अगर नीचे का भाग हमारा ऐसा है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, अरब सागर, नीचे क्या है, हिंद महासागर, और इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड मिलेगी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये भी एक वाटर बॉडी है, ये भी एक वाटर बॉडी है, और ये भी एक वाटर बॉडी है। तो तीनों तरफ से पानी से क्या है, घिरा हुआ है, तो ये जलीय क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, जो जलाशय के आसपास होते हैं। तो क्या हुआ कि जो निचले जलीय क्षेत्र है वहां पे क्या थे, घने वन थे, बहुत घने घने क्या थे, जंगल थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। अब जब जलीय इलाके हैं वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दब जाती है, कभी कभी पानी आके ऊपर ही रह जाता है। तो ये जंगल भी जो थे ये मिट्टी के नीचे क्या हो गए, दब गए। ठीक है, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, और फिर धीरे धीरे उन पे मिट्टी की लेयर आती गई और वो और अंदर क्या हो गए, संपीड़ित यानी दब गए। ठीक है, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे वो बहुत गहरे होने लग गए, बहुत अंदर तक जाने लग गए, क्या होने लग गया, उनका ताप भी बढ़ने लग गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और बहुत ज़्यादा अंदर जाकर जब उन्हें उच्च दाब मिला और उच्च ताप बना तो इन दोनों की वजह से क्या हो गए, वो जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब कोयला जो होता है ये काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अब ये जो कार्बनीकरण है, क्योंकि कार्बन का बनना है, कार्बन के मतलब जो कोयला बन रहा है उसमें क्या है, कार्बन बहुत अधिक मात्रा में, तो एक तरह से क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है। तो ये जो मृत वनस्पति है उसके धीरे धीरे कार्बन में बदलने की, कोयले में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इसको कार्बनीकरण कहा जाता है। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, ये इनके अवशेषों से बना है, और पेड़ पौधे क्या है, जीवित होते हैं, है ना, सजीव होते हैं। तो जीवों के अवशेष से बनी चीज़ क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती है। तो वनस्पति के अवशेषों से बने होने की वजह से कोयले को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। चित्र में एक कोयले की खदान को दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कोयले की खदान है, ज़मीन से कितने नीचे तक जा करके खोदा गया है, और यहाँ पे देखा जा रहा है उसके भी अंदर तक खनन करके क्या निकाला जा रहा है, कोयले को निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए, आगे अब हम जानते हैं कि कार्बनीकरण क्या है। अभी हमने एक नाम पढ़ा कार्बनीकरण, तो ये कार्बनीकरण क्या है। कार्बनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। ये प्रक्रिया कार्बनिक पदार्थों को कोयला, चारकोल और कोक जैसे कार्बन युक्त पदार्थों में बदल देती है। ठीक है, तो कार्बनीकरण क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, और वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान, बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दबाव के कारण क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब कार्बनीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो कार्बनीकरण की प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी, पीट और कोयले जैसे कार्बनिक पदार्थों के संचय से शुरू होती है। ठीक है, कार्बनीकरण की बात करें तो अगर हवा की अनुपस्थिति में हम लकड़ी और कोयले को क्या कराएंगे, इनके जैसे कार्बनिक पदार्थों का पहले संचय करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दहन को रोकने के लिए कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति में लगभग 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। अब अगर हम हवा की उपस्थिति में इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा, लकड़ी में अगर हम आग लगाएंगे, हवा की उपस्थिति रहेगी, तो वहाँ पे जब आग लगाएंगे तो वो क्या होने लग जाएगा, दहन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज्वाला निकलना शुरू हो जाएगी और वो लकड़ी जलना शुरू कर देगी। लेकिन हम क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में कराएंगे, तो वायु की अनुपस्थिति में कराएंगे तो दहन होगा ही नहीं। ठीक है, और देखो तापमान क्या देना है, हमको बहुत उच्च तापमान देना है, तो हम 600 से 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कार्बनिक पदार्थ
मीथेन, ईथेन और प्रोपेन जैसी वाष्पशील गैसें छोड़ते हैं। जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता जाएगा वो जो पदार्थ हैं वो क्या करने लगेंगे, वो कुछ वाष्पशील गैसों को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। शेष कार्बनिक युक्त पदार्थ आगे विघटित होता है और कोयला, चारकोल या कोक का एक ठोस द्रव्यमान बनाता है। बाकी जो कार्बन युक्त पदार्थ रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो और ज़्यादा विघटित होकर क्या बना देंगे, कोयला बना देंगे, चारकोल बना देंगे या फिर कोक का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ आया यहाँ तक? आगे देखें, आगे है कार्बनीकरण का उपयोग। अब कार्बनीकरण ये जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखो कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अब कार्बनीकरण के द्वारा क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए अगर हम कार्बनीकरण का उपयोग बताएंगे तो हम कोयले का भी उपयोग बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही तो हमें कोयला प्राप्त हुआ है। और जब कोयले का निर्माण होगा तो कोयले के निर्माण से क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा, हीटिंग और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में क्या होगा, ईंधन के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे दूसरा पदार्थ क्या मिलेगा, चारकोल मिलेगा। चारकोल क्या करेगा, चारकोल का उपयोग खाना पकाने, हीटिंग के लिए, ईंधन के रूप में, जल शुद्धिकरण और वायु के निस्पंदन के लिए सक्रिय कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग कई जगह पे किया जाता है। कोक की बात करें तो कोक का उपयोग लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कोक जो होता है वो क्या करता है, लोहा और इस्पात जैसी कुछ जो धातुएं होती हैं उनके उत्पादन के लिए किसकी तरह कार्य करता है, ईंधन की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम चित्र के द्वारा क्या समझ लेते हैं, हम चित्र के द्वारा कार्बनीकरण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो क्या है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले। ठीक, अब क्या हुआ, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के अधिकांश भाग पर उगे विशाल जंगल। तो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े से जंगल दिख रहे हैं। ये आज से कई साल पहले के जंगल हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई जैसे कि बाढ़ वगैरह आई। तो क्या हुआ कि ये जंगल जो थे नीचे दब गए। वनस्पति के मर जाने पर पीट का बनना, जब ये दब गए और मर गए तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पीट बन गया। ठीक है, फिर ये और ज़्यादा क्या हुआ, इनके ऊपर मिट्टी आ गई और ये संपीड़ित हो गए। तो क्या हुआ, लिग्नाइट बनाने के लिए पीट का तलछट के बीच दबना। अब पीट जो था और नीचे जाकर के तलछट में दब गया तो क्या बन गया, लिग्नाइट बन गया यहाँ पे। ठीक है, फिर और ज़्यादा इसका संपीड़न हुआ। अतिरिक्त संपीड़न से बिटुमिनस और सब बिटुमिनस कोयले का बनना। और ज़्यादा जब इसका संपीड़न हो गया तो ये और नीचे गहराई में दब गए और किस में बदल गए, क्योंकि यहाँ से उच्च दबाव लग रहा है और अंदर जैसे जैसे ये नीचे पहुँचते जा रहे हैं पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उच्च दबाव और उच्च तापमान मिलने से ये क्या होते जा रहे हैं, ये बदलते जा रहे हैं। अब ये क्या बन गया, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस कोयले में परिवर्तित हो गया। और ज़्यादा जब संपीड़न हुआ तो और नीचे दबते चले गए और अंततः ये क्या बन गए, एंथ्रेसाइट का निर्माण हो गया। और एंथ्रेसाइट जो होता है वो कोयले की चट्टानें बड़ी बड़ी होती हैं जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया दिखाई गई है यहाँ पे। आगे देखें, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कोयले की विभिन्न किस्मों के बारे में। तो कोयले की विभिन्न किस्में कुछ इस प्रकार हैं, जो कि अभी हमने देखा कि पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस कोयला बनता है और उसके बाद एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। ठीक है, अब इन एक एक को, इन सबको देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो पीट क्या होता है, पीट जो है ये कोयले के निर्माण की सबसे पहली अवस्था है। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले पीट ही बनता है जिसका रंग हल्का भूरा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हल्का भूरा दिखाई देता है। इसमें न्यूनतम कार्बन सामग्री होती है और जलने पर कम गर्मी और अधिक धुआं पैदा करता है, क्योंकि ये जो है ये पहली अवस्था है। दूसरी चीज़, इसमें कम कार्बन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें से अधिक धुआं निकलता है और ये ऊष्मा कैसी देता है, ये ऊष्मा कम देता है। ठीक है, इसी वजह से ये एक अच्छा ईंधन नहीं होता है। इसके ऊष्मीयमान की बात करें तो इसका ऊष्मीयमान सिर्फ 10
से 15 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। इसका ऊष्मीमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेकंड क्या है, सेकंड है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, इसे नरम कोयला के रूप में जाना जाता है। अब ये भी देखो कठोर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी कार्बन की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कैसा है, नरम है, और इसको नरम कोयला के रूप में जाना जाता है। इसका रंग भी भूरा होता है, इसका हल्का भूरा होता है, इसका भूरा होता है, थोड़ा सा उससे कार्बन ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें पीट की तुलना में अधिक कार्बन होता है। अगर पीट की तुलना करें तो पीट की तुलना में इसमें थोड़ा सा कार्बन अधिक हो जाता है, लेकिन ये भी जलाने पर अच्छी ऊष्मा नहीं देता है। इसका ऊष्मीमान कितना होता है, 15 से 20 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। आगे देखें, अब आगे देखो क्या है, आगे है बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे, अब कौन सा आ गया, अब आ जाता है बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला क्या है, ये सामान्य घरेलू कोयला है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सघन काला है। इसमें अधिक कार्बन होता है और पीट तथा लिग्नाइट की तुलना में अधिक गर्मी पैदा करता है। इसका ऊष्मीमान 30 से 35 किलो जूल ग्राम होता है। अब देखो बिटुमिनस कोयला की बात करें तो इसको सामान्य घरेलू कोयला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कोयला कौन सा कोयला है, बिटुमिनस कोयला है। ये जो है इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, मतलब कि इसकी उपलब्धता कम नहीं होती, ठीक, ये आराम से मिल जाता है। इसी वजह से इसका क्या, इसका उपयोग हम करते हैं। अभी हमने आदर्श ईंधन का जो लक्षण पढ़ा था, उसमें एक लक्षण हमने पढ़ा था कि वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, मतलब कि आसानी से मिल जाना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से ये जो है ये प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, तो एक ईंधन की तरह प्रयोग आता है। ये कैसा होता है, ये सघन काला होता है, एकदम बिल्कुल काले कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसमें पीट और लिग्नाइट की तुलना में बहुत अधिक कार्बन होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो एक अच्छा ईंधन होगा। क्यों, इसमें क्या होगा कि इसमें धुआं कम निकलेगा और ये ऊर्जा ज़्यादा देगा, ऊष्मा ज़्यादा देगा, ठीक है। तो और इसका जो ऊष्मीमान है वो भी देखो अच्छा खासा है, जो कि 30 से 35 के बीच में है। ये अधिक गर्मी भी पैदा करता है, इसी वजह से इसको सामान्य घरेलू कोयला भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि कोयले की अंतिम अवस्था है, जो कि है एंथ्रेसाइट कोयला। ये सबसे कठोर कोयला है। अब ये जो है ये बहुत अधिक कठोर कोयला है और इसमें अधिकतम कार्बन होता है। कार्बन इसमें सबसे सर्वाधिक होता है, इसी वजह से ये क्या होता है, एकदम काले रंग का होता है और इसकी प्रकृति कठोर भी होती है। बहुत कम अस्थिर पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये कठिनाई से जलता है। अब इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो स्थिर नहीं होते, अस्थिर पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसको जलाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता और इसी वजह से इसका प्रयोग क्या, इसका प्रयोग घर में मतलब घरेलू उद्देश्य जो होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है फिर, इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। इसके ऊष्मीमान की बात करें तो इसका ऊष्मीमान 28 से 30 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कोयले की किस्में। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये जो था वनस्पति जो थी वो किस में बदली, कोयले में बदली। तो यहाँ पे कोयले बनने की प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे क्या है, समय, यहाँ पे है दाब और यहाँ पे है ताप। यहाँ लिखा है कोयला, ठीक है। यहाँ लिखा है लिग्नाइट। लिग्नाइट दिखाई दे रहा है कि दूसरे कलर से लिखूं या मैं नीचे लिख दूं, यहाँ मैं लिख दूं, ये लिग्नाइट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पीट, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि पहले जब वनस्पति दबी, दाब मिला, समय कम दाब कम ताप पे, सबसे पहले क्या बना, पीट बना, ठीक है। जब जैसे जैसे समय थोड़ा बढ़ता गया, दाब बढ़ता गया, ताप बढ़ता गया, क्या बन गया, लिग्नाइट बन गया। और ज़्यादा समय लगा, और ज़्यादा दाब बढ़ा, और ज़्यादा ताप हुआ तो बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे दाब बढ़ता गया, जैसे जैसे ताप बढ़ता गया, तो इन तीनों के बढ़ने के साथ साथ जो कोयला था वो भी क्या हो गया, अपनी अवस्थाएं बदलता गया और अंततः क्या बन गया, अंततः वो कोयले में परिवर्तित हो गया, ठीक है। समझ आया, आगे चलें, चलो।
आगे हम बात करते हैं कोयले के आसवन की। अब कोयला का आसवन क्या होता है, तो देखो वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोयले का आसवन कहा जाता है। कोयला जो होता है उसके अंदर और भी कई प्रकार के घटक मतलब निहित रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तो उन घटकों को जब प्राप्त करना रहता है तो क्या किया जाता है, कोयले का आसवन किया जाता है। कोयले का आसवन कैसे किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म करते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही कोयले का आसवन कहलाता है। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे कई सारे तत्व होते हैं। ठीक है, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब वो उत्पाद कौन कौन से हैं, तो देखो पहले यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे होता है इसका आसवन। यहाँ पे बर्नर लगाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है। फिर यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इसमें क्या करते हैं, कोयले का पाउडर डाल दिया जाता है, ये होती है बॉइलिंग ट्यूब। ठीक, अब यहाँ से ये जाता है इसमें और यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमको कोल तार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोल तार प्राप्त होता है और यहाँ पे एक गैस निर्मित होती है जो यहाँ पे इस पाइप के द्वारा निकलती है, जिसको कोल गैस या कोयला गैस कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये कोयला तार कहलाता है। और साथ में एक द्रव चीज़ भी मिलती है जो क्या होता है, पानी जो होता है ये अमोनिया को घोलकर क्या बना देता है, अमोनियकल शराब बना देता है, मतलब कि अमोनियकल लिकर बना देता है, जो क्या होता है, पानी और अमोनिया का घोल होता है। ठीक है, ऐसे कोई शराब नहीं होती है, लेकिन ये क्या होता है, पानी और जो अमोनिया का घोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियकल लिकर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जब आसवन होता है तो कोयले के द्वारा क्या, कोयला तार और कोल गैस और कोक प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन सारे उत्पादों के बारे में। तो कोयले के आसवन से जो प्राप्त मुख्य उत्पाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कोक, फिर होता है कोल तार, फिर होती है कोयला गैस। तो ये तीन जो हैं ये प्रमुख उत्पाद हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर हम कोक की बात करें, ठीक है, पहला पदार्थ जो उत्पाद हमको किससे प्राप्त हुआ है, कोयले से प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें 98% क्या होता है, कार्बन होता है, ये सरंध्र होता है, सख्त होता है, काला होता है और कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, कोक जो है, फिर से ध्यान से देखो कितना कार्बन है, 98% कार्बन है। कार्बन की मात्रा देख रहे हो कितनी अधिक है, ये तो बहुत अच्छा ईंधन होगा फिर तो। ठीक है, ये सरंध्र भी होता है, सख्त भी होता है, काला भी होता है। ये सब क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है। और अगर बात करें कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो कोयले का नहीं, कार्बन का। कोयले और कार्बन दोनों, कभी कभी आपको कोयले भी पूछ लेंगे और कार्बन भी पूछ लेंगे। ठीक है, कि कार्बन की सबसे शुद्धतम मात्रा किसमें प्राप्त होती है, तो वो किस में होती है, वो होती है कोक में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है तो मैं यहाँ पे प्रश्न लगा दे रही हूँ। तो किस में होती है, कोक में होती है। ठीक है, कोयले की तरह ये एक अच्छा ईंधन है और बिना धुएं के जलता है। तो ये भी क्या है, ये भाई हमें तो देख के पता चल रहा है ना, 98% कार्बन है, तो ये तो हो गई अच्छा ईंधन और बिना धुएं के ही जलेगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा अधिक है। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है वो धुआं देता है, जलता नहीं है, लेकिन इसमें तो कार्बन की इतनी अच्छी मात्रा है तो ये क्या, एक अच्छा ईंधन होगा और बिना धुएं के जलेगा। इसका उपयोग जो है वो बड़े पैमाने पर अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण में काम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। अयस्क जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके जो अयस्क होते हैं, उनका जो निष्कर्षण होता है, उस कार्य में कोक का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जल गैस बनाने और उत्पादक गैस जैसी ईंधन गैसें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग में ईंधन गैसें जो होती हैं, क्योंकि ये खुद एक अच्छा ईंधन है, तो इसका प्रयोग भी ईंधन गैसें बनाने में किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे, एक नोट दिया हुआ है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है, बिटुमन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक और उत्पाद है कोयले का, जिसका नाम क्या है, कोल तार। तो पहले कोल तार का प्रयोग कहाँ होता था, पक्की सड़कें बनाने, उनके निर्माण में किया जाता था, लेकिन आजकल कोल तार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लग गया है, एक पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमन, उसका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, तो अब बात हम उसी कोल तार की कर लेते हैं कि ये कोल तार क्या है। देखो कोक जो था, कोक
कोक जो था ये इसकी अवस्था क्या है, ठोस है, ठीक है, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। वहीं अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोल तार की, तो ये कैसे, ये तरल अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो कोल तार विभिन्न कार्बन यौगिकों का मिश्रण है। अब इसके अंदर ना सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारे कार्बन के यौगिक होते हैं और उन्हीं सबका ये क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला तरल पदार्थ होता है। इसकी गंध कैसी होती है, इसकी गंध कुछ अच्छी नहीं होती है, अप्रिय होती है, ये गाढ़ा होता है, काला होता है और एक तरह से तरल पदार्थ होता है, ये ठोस नहीं होता है। कोल तार के आंशिक आसवन से कई रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। अब अगर कोयले का देखो, कोयले का आसवन किया तो हमको 3 उत्पाद, मुख्य उत्पाद मिले। ठीक है, ये 3 मुख्य उत्पाद प्राप्त हुए। अब कोल तार का ये अलग अलग अगर ये करेंगे आसवन तो भी ये कुछ उत्पाद निकालेंगे। तो अब कोल तार का अगर हम आसवन करें तो कोल तार जो है इसके आसवन में कई तरह के रासायनिक पदार्थ मिलते हैं और ये जो भी रासायनिक पदार्थ मिलते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, रंजक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, पेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, दवाएं, कीटनाशक, इन सब की तैयारी में इनके इससे जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल और एनिलीन है और इसके साथ साथ कुछ रसायन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, फिनॉल हो गया और एनिलीन हो गया। ये सारे रासायनिक तत्व जो हैं ये कोल तार के आसवन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और आगे देखो, कीट और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेफ्थलीन की गेंदें भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। अब यहाँ पे आ रहा है एक नेफ्थलीन की गेंदें, मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, ठीक है। नेफ्थलीन की बॉल्स आपने देखी होगी, कितने बच्चों ने देखी है नेफ्थलीन की बॉल? जल्दी से मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेफ्थलीन की बॉल किस किस बच्चे ने देखी है। नहीं देखी तो पूछ लो कि किसने, कि नहीं मैम हमने नहीं देखी, कैसी होती है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, पर पूछना तो पड़ेगा, है ना। अच्छा, आप सेशन को देखते देखते सो तो नहीं जा रहे हो, लाइक तो कर रहे हो ना फटाफट। अगर नहीं किया है तो मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको, फटाफट से सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों को जल्दी जल्दी क्या कर दो, शेयर भी कर दो एक बार, ताकि वो भी आकर के आपका जो पार्ट 3 है उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख लें, ठीक है। कर दिया, ओके। तो ये जो नेफ्थलीन की गेंदें हैं, चलो मैं बता देती हूँ। ये वाइट कलर की कुछ बॉल्स देखते हो आप, वाइट कलर की गोली जैसी होती है जिसको कपड़ों के अंदर भी रखा जाता है और टॉयलेट्स में भी रखा जाता है, वॉश बेसिन में भी रखा हुआ देखा होगा आपने। तो ये जो होती है कीट को भगाने, कीड़े ना लगे किसी चीज़ में, है ना, तो जो कीड़े होते हैं, गंदगी फैलाने वाले कीट होते हैं, इन सभी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, नेफ्थलीन बॉल का प्रयोग किया जाता है। और ये जो नेफ्थलीन की बॉल होती हैं बनी किससे होती हैं, ये बनी होती हैं कोल तार से, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ना ये, क्योंकि वो दिखती कैसे नेफ्थलीन की बॉल, एकदम सफ़ेद सी दिखती हैं, है ना। और ये कैसा होता है, कोल तार तो अभी हमने देखा कि गाढ़ा काला तरल पदार्थ होता है, तो वो बॉल इतनी सफ़ेद कैसे होती हैं, सोचा आपने। अब आ जाते हैं हम कोयला गैस पे, ठीक है। तो कोयला गैस की अगर अब हम बात करें, देखो वो एक ठोस था कोक, कोल तार द्रव था और अब ये क्या है, ये एक गैस है, ठीक। कोयला गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैं यहाँ पे सिर्फ H लिख रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण बनेगा, इन सबको प्लस करके जो मिश्रण बनेगा वो क्या है, वो कोयला गैस है, ठीक है। अब देखो कोयला गैस में मौजूद गैसें दहनशील होती हैं। अब भाई हाइड्रोजन है, इसमें मीथेन है, तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, दहनशील होगी, है ना, क्योंकि इनकी भी प्रकृति कैसी होती है, दहन करने वाली प्रकृति होती है और इसलिए ये एक उत्कृष्ट ईंधन है। क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, दहनशील है, तो इसी वजह से भाई इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है और इसका प्रयोग ईंधन में किया जाता है, इसलिए ये एक उत्कृष्ट ईंधन भी है,
ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका ऊष्मीयमान उच्च है। अब इसके ऊष्मीयमान की बात करें तो क्या है, बहुत अधिक उच्च है। इसका उपयोग 1950 तक मुंबई में घरों, कारखानों और सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। अब जो कोयला गैस है इसका ऊष्मीयमान उच्च होने की वजह से एक अच्छा ईंधन है, और 1950 के दशक तक हम बात करें तो कई शहरों में इसका प्रयोग क्या, सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, ठीक है, आजकल स्ट्रीट लाइटों से क्या होती है, रोशनी होती है। तो 1950 के समय तक जो मुंबई के घर होते थे, कारखाने होते थे और सड़कें होती थी, वहाँ पर रोशनी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, इसी कोयला गैस का, इसी ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखो एक नोट दिया हुआ है, तो ये नोट क्या है, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो अगर लंदन की बात करें तो 1810 में लंदन में और न्यूयॉर्क में, ठीक है, यहाँ पे क्या 1820 में, इन दो समय पे, अलग अलग समय पे क्या किया गया था, आसपास कोयला गैस का जो उपयोग था वो पहली बार रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। आजकल रोशनी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही आजकल तो सोलार एनर्जी भी आ चुकी है, तो सोलार एनर्जी के द्वारा भी सड़कों पे जो रोशनी होती है वो की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले अगर हम बात करें तो लंदन और न्यूयॉर्क में सड़कों पर कोयला गैस से रोशनी की गई थी। ठीक, अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे जीवाश्म ईंधन पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेट्रोलियम। अब चलो जान लेते हैं हम किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। कोयले की पूरी कहानी हमने कर दी है खत्म। ठीक है, कोयले के बारे में सारी चीज़ें जान ली हैं, पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या है, देखो ये गहरे भूरे से हरे रंग का चिपचिपा तरल जीवाश्म होता है। कोयला हमारा ठोस जीवाश्म ईंधन था, पेट्रोलियम हमारा तरल जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये कैसा है, गहरे भूरे और हरे से रंग का क्या है, बड़ा ही चिपचिपा सा तरल जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इसमें सल्फर युक्त यौगिकों की उपस्थिति के कारण इसमें तीव्र दुर्गंध होती है। अब इसके अंदर कैसे यौगिक मिलते हैं, इसके अंदर के जो यौगिक हैं उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, और सल्फर में क्योंकि गंध होती है तो उसी की वजह से इसमें से भी कैसी एक तीव्र दुर्गंध आती है। ठीक है, अब आगे देखें तो इसे आमतौर पर कच्चा तेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कच्चा तेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक मतलब ये पूरी तरीके से पका नहीं होता, इसका शोधन नहीं हुआ होता, बस ये ऐसे जैसे जैसे हम कच्चा दूध बोलें, कच्चा दूध हम पियेंगे तो हमको अजीब सा लगेगा, है ना, तो ऐसे कच्चे तेल का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें अजीब सा लगेगा, वो ऐसे प्योर टाइप का नहीं फील होगा। अब कच्चा तेल जो है, ये जो है इसको क्या शोधन करेंगे तो इससे कई तरह की चीज़ें प्राप्त होंगी, कई सारे उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पेट्रोलियम संपदा पर निर्भर करती है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काला सोना। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस देश में ये पाया जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से इसका जो इसका क्या बोलेंगे, इसका जो प्राइस होता है, मतलब इसका जो मूल्य होता है वो बहुत अधिक होता है। और जिस देश में ये पाया जाएगा, जिस देश में ये मिलेगा, उस देश में भाई वहाँ की अर्थव्यवस्था जो होगी वो बहुत हाई पे होगी। तो अर्थव्यवस्था जो होती है इसके द्वारा क्या हो जाती है, बहुत काफ़ी हद तक सुधर जाती है। तो पेट्रोलियम संपदा पे निर्भर करती है, जहाँ पे जितना ज़्यादा पेट्रोलियम प्राप्त होगा वहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी होगी। तो इसी तरह से पेट्रोलियम जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग काला होता है और सोने की तरह ये मूल्यवान होता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, काला सोना कहते हैं। अब हम इसके नाम की बात करें कि इसका नाम कैसे बना, तो इसका जो नाम है वो लैटिन शब्द जो है पेट्रा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चट्टान, और ओलियम शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है तेल, उससे लिया गया है। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, पेट्रा प्लस ओलियम, ठीक है, इन दो शब्द से बना है। पेट्रा का अर्थ है रॉक, चट्टान, ठीक, और ओलियम का अर्थ है ऑयल।
तेल। ठीक, ओके, तो इसके द्वारा इससे लिया गया है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, इस प्रकार पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ हो जाता है रॉक ऑयल। रॉक ऑयल चट्टान का तेल, ठीक है, ये चट्टान से प्राप्त तेल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा बता दो, यहाँ तक अगर थोड़ा बहुत डाउट हो, बिल्कुल इतना सा भी डाउट हो, है ना, ज़रा सा भी डाउट हो तो फटाफट से क्या कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे पता रहेगा तो अच्छी बात है ना। डाउट लेके रखे रहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम वाले दिन सोच रहे होगे बैठ के कि अरे यार पूछ लेते तो अच्छा था, नहीं पूछा मैंने। मैं जवाब ही दूंगी बेटा, अभी नहीं दूंगी, आज नहीं दूंगी, कल नहीं दूंगी, परसों नहीं दूंगी, पर किसी दिन तो दूंगी। मतलब जब हमारे लाइव सेशन होंगे तब तो दूंगी ना। तो इंतज़ार करो, अभी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो सकती। लाइव सेशन भी होंगे, आपके सबके क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, लिख रही हूँ, जान रही हूँ कि किसने किस चीज़ पे क्या बोला है और मुझे किस चीज़ पे क्या जवाब देना है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपके जवाब का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, आंसर मैं ज़रूर करूँगी, आपके डाउट भी क्लियर करूँगी, आपकी प्रॉब्लम भी क्लियर करूँगी। बस क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, और नहीं आई है, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो क्या करो, सेशन को लाइक कर दो, है ना, इतना तो बनता है। अपनी मैम को इतना तो दे ही सकते हो ना आप लोग, इतने शांति से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, पता भी तो चले, मुझे भी तो पता चले, मुझे भी तो मोटिवेशन आए। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइक ही है, वही देना है, ठीक है। आगे चलो बात करते हैं। बात क्या करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की उत्पत्ति की। अब ये पेट्रोलियम कहाँ से आया, कैसे आया। जैसे हमने कोयले की कहानी जानी थी, अब हम जान लेते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो देखो, पेट्रोलियम जो है वो ठोस तरल और तरल हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, तरल हाइड्रोकार्बन, कुछ तरल चीज़ें थी, कुछ ठोस चीज़ें थी, इन तीनों का मिला जुला क्या है, एक जटिल मिश्रण है पेट्रोलियम, जो खारे पानी और मिट्टी के कणों के साथ मिश्रित होता है। और क्योंकि ये जल में मिलता है, जल स्रोतों में प्राप्त होता है, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, तो खारा पानी जो होता है वो, और क्योंकि वहाँ पे मिट्टी के भी कण होते हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, ठीक है। ये सदैव दो अभेद्य चट्टानों के बीच फंसा हुआ पाया जाता है। दो ऐसी चट्टानें होती हैं जो अभेद्य होती हैं, उनके बीच में हमेशा फंसा हुआ मिलता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम अत्यंत छोटे समुद्री जानवरों और पौधों के अवायवीय अपघटन से बनता है, जो लाखों साल पहले समुद्र तल में दफन हो गए थे। तो देखो ये क्या है, ये भी कैसे बना कि समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे क्या थे, समुद्री जानवर थे वो, और जो पौधे होते थे, ठीक है, समुद्र में, वो जब मर जाते थे तो वो क्या होते थे, वो नीचे जा कर के तली में बैठ जाया करते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, वो अंदर अंदर धीरे धीरे धंसते चले गए, और जब वो अंदर संपीड़ित हो गए तो वहाँ पे कैसे अवायवीय, अवायवीय मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में उनका क्या हो गया, अपघटन हो गया। और जब वायु की अनुपस्थिति में उनका अपघटन हो गया, जो कि क्या थे, और ये जो जानवर थे ये क्या थे, लाखों साल पहले, ऐसा नहीं कि अभी जो मर रहे हैं दब रहे हैं उनका, नहीं, लाखों साल पहले ये समुद्र के तल में दफन हुए थे, ठीक है। धीरे 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 इनका अवायवीय अपघटन होता रहा, और फिर क्या हो गया, ये किस में बदल गए, ये बदल गए पेट्रोलियम में। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। तो अब हम किसके द्वारा, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ये देखो, यहाँ पे 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या हुआ, छोटे छोटे समुद्री पौधे और जानवर मरकर समुद्र तल में दफन हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कुछ समुद्री जीव हैं, ये जब मर जाते हैं तो क्या होता है, इनको हम उठाने तो नहीं जाते, है ना ही ये चल के किनारों पे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे समुद्री पौधे हैं ये मरकर समुद्र तल में नीचे आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, ठीक। समय के साथ वे गाद और रेत की परतों से ढक जाते हैं। अब जब ये नीचे आ गए, पानी अंदर हिलता रहता है, धीरे धीरे इन्हीं के ऊपर रेत आ रही है, मिट्टी आ रही है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, ये नीचे दबते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये नीचे लेटे हुए थे और अब इनके ऊपर ऐसे इस प्रकार से परत आ चुकी है रेत की और गाद की, मतलब मिट्टी की, ठीक है। लाखों वर्षों में अवशेष और भी गहरे दब जाते हैं, उच्च ताप और दाब उन्हें तेल और गैस में बदल देते हैं। फिर धीरे 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 इनके ऊपर और परतें बनती जाती है और ये और नीचे 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 चले जाते हैं, और उच्च ताप मिलता है जब इनको और उच्च दाब होता है तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, ये गैस में बदल जाते हैं। अब देखो ये कहाँ पहुँच चुके हैं, ये यहाँ जा चुके हैं और इनके ऊपर इतनी ऊपर क्या है, परत तैयार हो चुकी है।
आज हम उन संरचनाओं तक पहुंचने के लिए रेत, गाद और चट्टानों की परतों का खनन करते हैं जिसमें तेल और गैस के भंडार होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मशीन लगाते हैं, खनन करते हैं, नीचे तक जाते हैं और फिर यहाँ से ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स को ऊपर लाते हैं, मतलब कि उनके जो भंडार हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का गठन कैसे होता है। ठीक है, समझ आया इस चित्र के माध्यम से आपको। आगे देखें, आगे यहाँ पे एक नोट है कि विश्व का जो पहला तेल का कुआं था, ठीक है, अभी वो तेल का कुआं देखा ना आपने किस तरह से मिला। तो ये जो विश्व का पहला तेल का कुआं था, ये कहाँ मिला था, ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ ड्रिल किया गया था, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया था। उसके बाद उसके 1859 के 8 वर्ष बाद 867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। फिर भारत में असम में जो माकुम नाम का स्थान है वहाँ पे पता चला कि उसके नीचे क्या है, तेल का डिपॉजिट है, मतलब भंडार है। तो वहाँ से फिर तेल प्राप्त किया। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब अगर हम बात कर लें कि भारत में ये तेल के भंडार कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो असम में हो गया, गुजरात में हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, गोदावरी तथा कृष्णा नदियाँ हो गया, इनके बेसिन में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। आगे अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की उपस्थिति की। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ उपस्थित होता है ये हम जान लेते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम अभेद्य चट्टानों की दो परतों के बीच मध्यम गहराई लगभग 500 मीटर से 200 मीटर पर होता है। अब ये क्या होता है, ये जो अभेद्य चट्टानों की जो चट्टानों को भेदा नहीं जा सकता है, उनकी दो परतों के बीच में मध्यम गहराई पे होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होता। कहाँ होता है, मध्यम गहराई पे होता है। पेट्रोलियम जो है वो पानी की तुलना में कैसा होता है, हल्का होता है ना। पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का तेल है, ये जीवों का अवशेष है, तेल में बदल जाता है। तो पानी की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से क्या होता है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है जो चट्टान की टोपी और पेट्रोलियम परत के बीच में फंसी होती है। अब इसके साथ साथ क्या मिलता है, इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस भी मिलती है। और ये जो प्राकृतिक गैस है ये कहाँ मिलेगी, ये पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। पहले नीचे क्या मिलेगा, नीचे हो जाता है जल, ठीक है, उसके ऊपर पेट्रोलियम, क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम हल्का होता है, और उसके ऊपर क्या मिलेगी, गैस। कौन सी गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा हल्की होती है, तो ये पाई जाती है। अब ये कहाँ मिलेगी, चट्टान की टोपी जो होती है, मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है, और जो पेट्रोलियम की परत होती है, उन दोनों के बीच में क्या रहती है, ये फंसी रहती है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, आगे देखिए। चलो, अब हम ये जानते हैं कि तेल के कुओं की ड्रिलिंग कैसे होती है। ठीक है, ये जो तेल के कुएं होते हैं इनकी ड्रिलिंग कैसे करते हैं। तो देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में छेद किया जाता है और जब यह चट्टान की चोटी पर पहुंचता है तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस बड़े दबाव के साथ बाहर निकलती है। अब क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार हैं, यहाँ पेट्रोलियम है, इसके ऊपर क्या मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगी हमको प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब क्या होगा, और ऊपर बेटा पानी है, ठीक है, जल है, समुद्री है, सागर है। अब यहाँ से खनन किया जाएगा और खनन करके कुआं बनाया जाएगा, और जब इसे नीचे डाला जाएगा तो सबसे ऊपर क्या मिल रही है, सबसे पहले हमको मिल रही है प्राकृतिक गैस। तो ये जो हिस्सा है ना, ये ज़मीन के बहुत अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, भूपर्पटी, क्रस्ट वाला एरिया। ठीक है, क्रस्ट वाला एरिया, इस यहाँ तक क्या किया जाता है, अंदर तक छेद किया जाता है। और जब ये चट्टान की चोटी, मतलब इस जगह पे जहाँ पे पेट्रोलियम है, उस जगह तक पहुँच जाती है, जैसे ही पहुँचती है तो सबसे पहले क्या निकलती है, क्योंकि सबसे पहले प्राकृतिक गैस होती है तो ये बड़े ही दबाव के साथ बाहर निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक गैस जो होती है वो बाहर निकल के आती है, और क्या होता है, एकदम से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ये चीज़ क्या होती है, बहुत दबाव से बाहर निकल के आती है। ठीक है, जब इस गैस का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्राकृतिक गैस के दबाव से पेट्रोलियम बाहर निकलने लगता है। जब ये दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या निकलने लग जाता है, फिर पेट्रोलियम जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से तेल के कुओं की ड्रिलिंग होती है।
ठीक, यहाँ तक देख लिया, क्लियर है। आगे देखें, आगे अब हम क्या बात करते हैं, आगे अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के शोधन की। अब पेट्रोलियम का शोधन जानते हैं, हमने कितनी सारी चीज़ें पेट्रोलियम की देख ली, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके शोधन की। शोधन क्यों ज़रूरी है, जब इसका शोधन करें, देखो इसको बोलते क्या है, इसको बोला कच्चा तेल है ना, इसको क्या कहा गया था, इसको कच्चा तेल कहा था। कच्चा तेल जो है ये इतना रॉ मटेरियल होता है, इतना कच्चा तेल होता है कि मतलब इसको डायरेक्ट पेट्रोलियम को निकाल के हम क्या प्रयोग नहीं कर सकते। इस वजह से क्या किया जाता है, इसका शोधन किया जाता है। और जब इसका शोधन करेंगे तो इससे हमको कुछ उत्पाद प्राप्त होंगे, और वो जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनका, उन मटेरियल्स का क्या हम अपने काम में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो पेट्रोलियम जो होता है ये कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, हमने अभी देखा था कि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे यौगिकों का क्या होता है, एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें पानी भी होता है, नमक भी होता है, खारा पानी भी होता है ना, तो खारे पानी की वजह से इसमें नमक भी चला जाता है, मिट्टी के कण भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि ये नीचे समुद्र में रहता है, पानी वाली जगह पे रहता है, तो इसमें क्या होता है, पानी भी होता है। और जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये चट्टान के अंदर परतों में पाया जाता है। इस निर्मित रूप में इसका उपयोग ईंधन या अन्य उपयोगी घटकों के उत्पादन के लिए बुनियादी सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता। अब ये जो निर्मित रूप है, मतलब कि जिस प्रकार से इसको निकाला जाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये जो मिश्रण है, किस किस चीज़ का मिश्रण है, इसमें क्या है, पहले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसमें क्या मिक्स है, इसमें मिक्स है पानी, फिर नमक, फिर चट्टानी कण, ठीक है, चट्टानी पदार्थ लिख देती हूँ। ये इन सभी का मिला जुला मिश्रण है। अब हम इसका प्रयोग, जैसे हम इसे निकाल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं उसके अंदर, तो हम डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो निर्मित रूप हमको मिला है, ये ईंधन या फिर किसी भी अन्य तरीके से हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो उपयोग में लाने से पहले इसे शुद्ध या परिष्कृत करना पड़ता है। अब अगर इसका प्रयोग करना है तो क्या करना पड़ता है, पहले इसको शुद्ध करना पड़ता है, या फिर बोले तो परिष्कृत करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम का शोधन कहा जाता है। अब ये जो इसमें इतने सारे घटक थे ना, इसके अंदर मतलब बहुत सारे इसके घटक होते हैं, ठीक है। और इन सभी घटकों को क्या किया जाता है, जब शोधन किया जाता है तो एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। तो चाहे हम ये कहें कि पेट्रोलियम के शोधन से हमको अलग अलग घटक प्राप्त होते हैं, या हम ये कहें कि पेट्रोलियम के घटकों को अलग अलग करने के लिए जो प्रक्रिया हम लेते हैं, जिस प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे पेट्रोलियम का शोधन करना, ठीक है। आगे देखें, ये आंशिक आसवन नामक एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। अब हम अगर कोयले की बात करें तो कोयले का जो आसवन होता है ना, वो बहुत ही अधिक क्या कहलाता है, उसको कहते हैं वैसे कोयले का विनाशकारी आसवन, ठीक है, विनाशकारी आसवन। और इसके द्वारा हमको क्या, 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं मुख्य, कोक, कोलतार और कोयला गैस, ठीक है, ये हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, हम पेट्रोलियम की बात करें अब, तो पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम का जो आसवन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेट्रोलियम का आंशिक आसवन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका नहीं किया जाता है, इसका क्या आंशिक आसवन करते हैं। और इसमें अलग अलग ताप पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग किस पे, ताप पे। सबका जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है, मतलब कि इनके जो क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग घटकों के। आगे देखें, अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण की,
ठीक है। तो पेट्रोलियम का जो परिष्करण है वो करना तो ज़रूरी होता है, शोधन करना, शुद्धि करना, परिष्करण करना, ठीक है। तो अब देखो पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव्य होता है, ठीक है, बहुत गहरा रंग होता है और कैसा होता है, एक तेलीय द्रव्य होता है, ठीक है। इसकी गंध कैसी होती है, अप्रिय होती है। अब इसकी गंध जो है वो कैसी, अच्छी नहीं लगती, बहुत बेकार सी गंध आती है इसमें से। ये विभिन्न संघटकों, ये कैसे कैसे संघटकों से, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। अब इसके संघटक क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं, इसके अंदर होती है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक तेल होता है, पैराफिन मोम होता है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या रहती है, मिश्रित रहती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अब ये जो सारे संघटक हैं ये तो पेट्रोलियम में क्या है, मिक्स हैं, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, इन सबको अलग करना है, और इन सबको अलग करने, पृथक करने की ही जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिष्करण कहते हैं, ठीक है। ये कार्य जो है ये किस में किया जाता है, इस कार्य को करने के लिए पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो भाई पेट्रोलियम को परिष्करण करने के लिए अब भाई अंदर से सामान, कोई मतलब सामग्री मिली है, कोई ऐसी चीज़ प्राप्त हुई है, कोई कच्चा ईंधन हमको प्राप्त हुआ है, तो उसको ऐसे हाथ से घर में बैठे बैठे तो हम परिष्कृत कर नहीं लेंगे, तो उसके लिए अच्छी खासी मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये होती है पेट्रोलियम परिष्करणी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखने में ऐसे छोटी सी दिख रही होगी, पर देखो ये बहुत ऊंची है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये बहुत ऊंची है, और इसमें कई सारे, इसमें मतलब ताप वगैरह दिया जाता है, और जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है। अलग अलग ताप पे हमको अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग घटक जो हैं वो क्या होते हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, आगे चलें। अब देखो हमारी जो किताब में है पेट्रोलियम के शोधन, प्राकृतिक गैस के भंडार की जो फोटो है वो हमको ये दी गई है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है, नीचे जो होती हैं वो चट्टानें होती हैं, है ना, तेलाशय चट्टानें कहलाती हैं, जहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम होता है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या हम बात करें, यहाँ पे जल होता है, और जल के ऊपर जो पेट्रोलियम होता है वो क्या तैरता रहता है, तो यहाँ पे तेल आ जाएगा। और इससे भी हल्की क्या होती है, गैस होती है, प्राकृतिक गैस, तो सबसे ऊपर वाले में गैस रहती है। फिर यहाँ पे ऐसी चट्टानें आ जाती हैं, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अप्रवेश चट्टानें, कुछ ऐसी चट्टानें हो जाएंगी। अब क्या होगा, इसके ऊपर समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनाए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, और यहाँ से इनमें छेद करके, खनन करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उच्च दबाव के साथ क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक है, और वो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद दूसरे यहाँ से क्या निकाल लिया जाएगा, यहाँ से ये तेल को ऊपर ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार का, और इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं कि जो पेट्रोलियम है उसके विभिन्न संघटक कौन कौन से हैं और उनके उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे जो पेट्रोलियम था अभी हमने देखा कि परिष्करण के द्वारा क्या होता है, उससे कई सारे संघटक को अलग किया जाता है पेट्रोलियम से। तो वो सारे संघटक क्या हैं और उनके उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले संघटक की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमको मिलती है एक तरह की गैस, अभी बोला था ना पेट्रोलियम गैस मिलती है हमको, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम गैस की। तो ये जो है ये क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, मतलब कि एलपीजी है। तो एलपीजी जो है ये कहाँ प्रयोग की जाती है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं जिसके द्वारा हम क्या खाना बनाते हैं ना, वो क्या होती है, वो एलपीजी ही होती है। आगे बात करें तो दूसरा होता है पेट्रोल। पेट्रोल प्राप्त होता है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, मोटर ईंधन में करते हैं। शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें हम अपने डेली यूज़ में किस में, तो हम मोटर ईंधन में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी किसके द्वारा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक। स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे और संघटक देखें, चलिए
आगे चौथा संघटक हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है डीजल। ठीक है, डीजल की अगर हम बात करें तो भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्रों के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब डीजल जो है वो किसकी तरह, वो पेट्रोल की तरह ही ईंधन में, मोटर वाहनों के ईंधन में किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो भारी मोटर वाहन होते हैं, ठीक है, उसमें आप देखना पेट्रोल की जगह पे डीजल का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही जो विद्युत जनित्र होते हैं, जनरेटर टाइप की चीज़ें होती हैं, उनमें भी ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या आ जाता है, 5वें नंबर पर आ जाता है स्नेहक तेल। ठीक है, स्नेहक तेल क्या होता है, लुब्रिकेंट्स होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, स्नेहन के लिए किया जाता है। मशीनों वगैरह में किसके रूप में, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 6th वाला देख लेते हैं। 6th होता है पैराफिन मोम प्राप्त होता है, और इस मोम का प्रयोग किसमें, मरहम बनाने में, मोमबत्तियां बनाने में, वैसलीन बनाने में आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने वैसलीन का नाम सुना होगा, वैसलीन को कहा जाता है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये एक तरह का जेली जैसा पदार्थ है जो पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त हुआ होता है। ठीक है, तो इसी पैराफिन मोम से ही बनती है। आगे हम 7वें संघटक की बात करेंगे तो इसका नाम है बिटुमन, और बिटुमन जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, और सड़क के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए पेट्रोलियम के संघटक, और ये हो गए उन सभी के उपयोग। ठीक है, इन संघटकों को आपको याद करना है, एक एक संघटक को और उनके उपयोगों को। ये चार्ट भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के उपयोग की। तो अब हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर पेट्रोलियम के संघटक की बात हो तो ये मत सोचिएगा कि मैम पेट्रोलियम के उपयोग क्या है। पेट्रोलियम के द्वारा ही हमको पेट्रोलियम के घटक प्राप्त हो रहे हैं, वो सारे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो उन उत्पाद का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं। पहला उपयोग की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, चिकनाई वाले तेल और वैसलीन का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब ये जो चिकनाई वाले तेल होते हैं या वैसलीन हो गई, इन सभी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम के उत्पाद का उपयोग मोमबत्तियाँ, पॉलिश, मोमयुक्त कागज, वाटरप्रूफिंग आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये जो पैराफिन मोम होता है इसका भी प्रयोग कई सारी जगह पे किया जाता है, सिर्फ मोमबत्ती बनाने में ही नहीं किया जाता। शुद्धिकरण के बाद पेट्रोलियम के कुछ उप उत्पादों का उपयोग दवाओं में, मलहम में, फेस क्रीम में और सौंदर्य प्रसाधनों की तैयारी में किया जाता है। और सिर्फ यही संघटक नहीं प्राप्त होते, इसके अलावा भी कुछ कुछ संघटक प्राप्त होते हैं, और उन सभी संघटकों का प्रयोग किसमें, दवाएं बनाने में, मलहम बनाने में, कुछ सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन्हें बनाने में, कुछ फेस क्रीम बनाने में उनका प्रयोग क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये पेट्रोलियम के उपयोग हो गए। अब एक नोट आता है हमारे सामने, तो ये नोट क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे मतलब कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब देखो एक चीज़ आई है, एक बात आई है, क्या, पेट्रो रसायन। ठीक है, इनको और भी क्या लिखा हुआ मिल सकता है, इसी का इंग्लिश नाम देखने को मिल जाएगा आपको, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इसके साथ ही एक और चीज़ देखने को मिलेगी, पेटकेम्स, ये भी इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, किसके, पेट्रो रसायन के। अब देखो ये जो पेट्रो रसायन है ना, इसी को पेट्रोकेमिकल्स भी कहेंगे, इसी को पेटकेम्स भी कहेंगे। तो अगर ये सब आपको देखने को मिलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है इससे कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, और उन्हीं को क्या कहेंगे, उन्हीं को पेट्रो रसायन कहेंगे। ठीक है, सबके नाम नहीं रखे गए तो पेट्रोकेमिकल्स बना दिया। इनमें से कुछ हो सकते हैं जिनके स्पेसिफिकली नाम हो।
इनका उपयोग अब किस में होता है, तो ये सारी चीज़ों का भी उपयोग किसी ना किसी कार्य में होता है, जैसे अपमार्जक बनाने में, है ना। अब इसके अलावा कुछ रेशे होते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये क्या कैसे होते हैं, मानव निर्मित फाइबर होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो होता है, इनको बनाने में किसका प्रयोग होता है, पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग होता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मानव निर्मित प्लास्टिक होती हैं जिनको उद्योगों में क्या करके इन पेट्रो रसायन का प्रयोग करके इंसान कई सारी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही ये जो प्राकृतिक गैस होती है, इससे कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसका उपयोग किस में होता है, यूरिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। यूरिया क्या होता है, ये मिट्टी को एक तरह का दिया जाने वाला उर्वरक होता है, जो उसकी उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये उसके उत्पादन में यूज़ हो जाती है। तो इतने सारे यूज़ होने की वजह से ये जो पेट्रोलियम है, इसका इतना सारा यूज़ आप देख रहे हो, इसका व्यावसायिक महत्व जो है वो कितना ज़्यादा अधिक है। इसी वजह से क्या होता है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, इसको काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने यही प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो हम स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं कि पेट्रोलियम से कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग डिटर्जेंट बनाने, फाइबर बनाने, कौन कौन से फाइबर बनाने, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने, पॉलीथीन और कई अन्य प्लास्टिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इन सभी के निर्माण में होता है और इन सभी का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो अपने अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, इसको काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाती है हमारी प्राकृतिक गैस। हमने पेट्रोलियम पढ़ लिया, अब हम किस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। तो देखो, प्राकृतिक गैस का निर्माण जो है वो लाखों वर्ष पहले पेट्रोलियम के साथ हुआ था, ठीक है। जब सूक्ष्म समुद्री पौधे और जानवर मर गए और रेत और मिट्टी के नीचे दब गए, अवायवीय परिस्थितियों में ये पौधे और जानवर गैस में बदल गए। तो जिस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का भी निर्माण हुआ, क्योंकि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो थे साथ में ही बने। बस ये हुआ कि जब गैस बनी थी वो क्या हुई थी, हल्की होने के कारण ऊपर आ गई थी, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था, उसको हमने प्राकृतिक गैस दे दिया था। तो इसके बनने का, निर्माण की जो तरीका है वो पेट्रोलियम से कुछ अलग नहीं है, उसी प्रकार से ये बनी है। अब इसके संगठन की बात कर ले तो इसमें कौन कौन से संगठन होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। लगभग कितनी होती है, 85% होती है, मतलब कि 80 से 90% के बीच में होती है, ठीक है, ये जो मीथेन गैस होती है। ईथेन गैस पाई जाती है, ये लगभग कितनी होती है, 10% होती है। इसके अलावा प्रोपेन होती है 3% और ब्यूटेन थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। जब प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है तो इससे क्या बनता है, इससे CNG बनती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG क्या कहलाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसके फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसी का हिंदी फॉर्म हो जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये जो CNG है, जब बहुत अधिक दबाव दिया जाता है, बहुत ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है, तो ये हमको प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त किससे होती है, ये हमको प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस से, ठीक है, ये याद रखना। CNG का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। और आजकल तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाने लगा है, वाहनों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के लिए ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत कम प्रदूषणकारी होती है। पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, अधिक प्रदूषण फैलता है, लेकिन अगर हम बात करें CNG की, तो CNG बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। इसी वजह से इसका प्रयोग कहाँ, ईंधन के रूप में किया जाने लग गया है। CNG का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका उपयोग सीधे घरों और कारखानों में जलाने के लिए किया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जा सकती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, इसका सीधा उपयोग किया जा सकता है घर में, कारखाने में, किसी भी चीज़ मतलब ईंधन के रूप में।
ठीक है। और इसकी आपूर्ति जो है वो पाइप के माध्यम से भी की जा सकती है। इसके लिए कुछ और सिलेंडर लाने, कुछ और लाने की जरूरत नहीं है, पाइप के माध्यम से भी इसकी आपूर्ति सीधे हो सकती है। अब ये जो पाइपलाइन वाला नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क वडोदरा, गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों में मौजूद है। जो पाइपलाइन वाली सुविधा है ये वडोदरा, जो गुजरात का एक शहर है, वहाँ पर ये उपलब्ध है। इसके साथ ही दिल्ली में भी, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में ये मौजूद है। ठीक है, आगे देखें। अब एक प्रश्न आता है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? क्या है ये सब? ये सब है जीवाश्म ईंधन। और इन जीवाश्म ईंधनों को क्या प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, नहीं, इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अब भाई प्रयोगशाला में अगर आपको इनकी उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करनी है, तो पहली चीज तो देखो कि ये क्या है, बहुत धीमा प्रक्रम है। इसको कितने साल लग रहे हैं? लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं क्या होने में, बनने में। क्या आप प्रयोगशाला में बैठ के इतने समय तक इंतजार करते रहेंगे? क्या आपकी उम्र लाखों साल की है? नहीं। दूसरी चीज, इसको क्या चाहिए? उच्च तापमान। दूसरा उच्च दाब। तो इतना अधिक उच्च तापमान और इतना अधिक उच्च दाब क्या आप प्रयोगशाला में उत्पन्न कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई आप इन सब चीज़ों को कैसे बना सकते हैं? ठीक है, चलिए मान लेते हैं उसमें मान लेते हैं कि आपने उच्च तापमान और उच्च दबाव पैदा कर लिया, लेकिन क्या लाखों वर्ष का समय जो इतना धीमा प्रक्रम है जिस तरीके से बनता है वो हो पाएगा? क्या ये बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनको प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अब एक घटना की बात करते हैं। तो ये आमतौर पर अभेद्य चट्टानों के बीच फंसा हुआ पाया जाता है। क्या? प्राकृतिक गैस, कभी पेट्रोलियम के साथ और कभी पेट्रोलियम के बिना। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई गई है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किस किस अभेद्य चट्टानों के बीच में फंसा हुआ पाया जाता है। कभी कभी पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है और किसी किसी जगह पे सिर्फ पेट्रोलियम ना बनकर सिर्फ प्राकृतिक गैस ही बन पाती है। तो ये कभी कभी सिर्फ पेट्रोलियम के साथ भी मिल जाता है, कभी कभी बिना भी मिल जाता है। अगर हम अपने भारत में देखें कि किस किस जगह प्राप्त होता है, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर ये पाई गई है। ठीक है, अब प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो इसके उपयोग, ईंधन के रूप में इसका कैलोरी मान 55 किलोग्राम, नहीं फिर से पढ़ती हूँ मैं, देखो ईंधन के रूप में इसका कैलोरी मान कितना है? 55 किलो जूल पर ग्राम, बहुत अधिक है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हम जब एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट वो पढ़ रहे थे ना, कोयला पढ़ रहे थे, तो हमने उनका ऊष्मीमान कितना देखा था? उनका ऊष्मीमान 30 से 35 देखा था और हमने मान लिया था कि क्या है, बहुत अच्छे ईंधन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका ऊष्मीमान 55 किलोग्राम है, किलो जूल पर ग्राम है। ठीक है, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ईंधन के रूप में इसका कैलोरी मान इतना अधिक हो जाता है। साथ में देखो हाइड्रोजन एवं कार्बन के स्रोत के रूप में इसका और किस में प्रयोग होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के स्रोत में, मतलब कि इसके प्रयोग के द्वारा हम हाइड्रोजन और कार्बन को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? इसमें सर्वाधिक मात्रा में होती है CH4। CH4 क्या है? मीथेन गैस है। और ये जो मीथेन गैस है, जब इसको क्या दिया जाता है? उच्च ताप दिया जाता है। ठीक है, तो उच्च ताप देने पे क्या होता है? ये कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो हमको कार्बन प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के स्रोत के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक, आगे देखें। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा क्या टॉपिक आ गया है? अब हमारा टॉपिक आ गया है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो कैसे हैं? वो सीमित हैं। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यही है ना हमारे ईंधन। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है? ये बहुत लिमिटेड है।
तो इनका क्या करना पड़ेगा, इन जीवाश्म ईंधन का हमको करना पड़ेगा संरक्षण, ठीक है, इनको बचाना पड़ेगा। तो देखो ऐसा माना जाता है कि मृत जीवों को कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में बदलने में लाखों साल लग गए। लाखों साल बहुत अधिक होते हैं। अभी मैं 100 साल बोलूँगी तो आपको नहीं पता कि आप 100 साल में कैसे दिखने लगोगे, कहाँ होगे, कैसे होगे। 1000 साल पे चले जाते हैं कि 1000 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी। यहाँ तो बात हो रही है लाखों साल, सोच सकते हो लाखों साल में बने हैं ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मृत जीवों के द्वारा इसमें बदलने में कितने साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। इसके अलावा उनके ज्ञात भंडार सीमित हैं, और साथ में अगर बात करें कि हमको पता है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो सीमित जगह पता है हमें कि 4 या 5 जगह कुछ पता है जहाँ पर ये हमको एक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो इनके भंडार क्या हो गए, सीमित हो गए। जीवाश्म ईंधन के साथ एक और समस्या ये है कि वो लगातार हवा में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या है कि जो पेट्रोलियम से हमको चीज़ें मिल रही हैं या कोयले से हमको जो चीज़ें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, या कोयला है, कोयले को जलाने पे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये वायु में प्रदूषण को फैला रही हैं। इसके साथ बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम से हमको मिलता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, और इन सभी चीज़ों को जब जलाया जाता है तो इनसे भी बड़ी अधिक मात्रा में क्या होती है, ऐसी हवा प्राप्त होती है जो वायु में प्रदूषण को फैला रही है। और प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो प्रदूषण से क्या बढ़ेगी, ये गर्म हवाएं जो हैं, ये प्रदूषण वाली जो हवा है, ये हमारे वातावरण में आके क्या कर रही है, हमारे वातावरण को गर्म बना रही है, और जब गर्म बनाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ईंधन का उपयोग केवल तभी करें जब यह अत्यंत आवश्यक है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हम ईंधन का उपयोग कैसे करें, हम ईंधन का उपयोग उसी समय करें जब ये हमारे लिए क्या हो, जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। अनावश्यक रूप से बिना किसी काम के हम इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये सारी चीज़ें बची भी रहेंगी, और प्रदूषण भी क्या होगा, प्रदूषण भी कम फैलेगा। प्रदूषण कम फैलेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके बारे में हम क्या आगे आने वाले अपनी क्लास में, आने वाले किसी चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे अभी हमारा पार्ट क्या चल रहा है, जीवाश्म ईंधन पे चल रहा है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इस तरह से हम कई पदार्थों के निर्माण के लिए इन ईंधनों को बचा सकते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि जब हम इसको अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करेंगे, जब हमें ज़रूरी हो तभी इनका प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम इन ईंधनों को बचा भी सकते हैं। पहली चीज़ कि ये ईंधन जो है वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। अगर आज हम इन सबको खर्च कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो तो इसका प्रयोग कर ही नहीं पाएगी, है ना। तो हम जब इसको इसका आवश्यक रूप से, मतलब जब हमें ज़रूरत होगी उसी समय प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन ईंधनों की बचत करेंगे जो पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भर हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रयोजन के लिए हमें वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि की तलाश करनी चाहिए। अब हमें भाई ये भी हम समझते हैं कि हमारे क्या है, हमारे काम है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ऊर्जा का प्रयोजन करना है, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे कि भाई क्या करना है, हमें ऊर्जा का उपयोग भी करना है ना, हमारे काम के लिए ऊर्जा उपयोग में आती है, तो हमको क्या करना है, हमें ऊर्जा प्रयोजन भी करना है। तो इसके लिए जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ वैकल्पिक स्रोत भी हैं। कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं बताइए, तो कौन कौन से स्रोत, देखो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है, सूर्य से, और सूर्य की ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं होने वाली ना, सूर्य की रोशनी कभी खत्म होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। तो सौर ऊर्जा हमको क्या मिलेगी, बड़े अधिक मात्रा में मिल सकती है। अब हम उस सूर्य की रोशनी का क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हम इधर जो ईंधन है, जो पेट्रोलियम है या डीजल है, कोयला है, इनका प्रयोग क्या करेंगे, हम कम करेंगे। कोयले से बिजली बनती है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के द्वारा
हम कुछ वाहन बना सकते हैं जिसमें क्या सौर ऊर्जा से वो चले, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा जो होती है, पवन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, ठीक है। इन सभी ऊर्जा का ऐसे ऊर्जा स्रोत जो क्या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनकी तलाश हमको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक उपयोगी उत्पादों के लिए उपलब्ध होगा, और जब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका संरक्षण करेंगे, इसका सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, इस प्रकार के कुछ जो ऑप्शन है वो ढूंढ लेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये जो हमारे जीवाश्म ईंधन है वो बच जाएंगे। और बचेंगे तो आगे जाके भविष्य में कौन प्रयोग करेगा, हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इनका प्रयोग कर पाएगी, ठीक है। नहीं तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो आएंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, कहेंगे क्या है, किस जगह पे हमने जन्म ले लिया, सॉरी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संघ है जिसको PCRA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है। ये जो है ये वाहन चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं हमको, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से सुझाव देते हैं, किसको बचाने के लिए, पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, पहला क्या है कि जहां तक संभव हो स्थिर और मध्यम गति से गाड़ी चलाएं। अब हमको करना क्या है कि जब हमको हमारी जो गाड़ी है वो कैसे चलानी है, वो स्थिर और मध्यम गति से चलानी है, ना तो बहुत तेज चलानी है ना ही बहुत धीमे चलानी है। तेज गति या धीमी गति से गाड़ी चलाने से क्या होता है, बहुत सारा ईंधन जो है वो बर्बाद हो जाता है। जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं या बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ईंधन की बर्बादी बहुत अधिक मात्रा में होती है। यदि आपको ट्रैफिक लाइट पर या किसी अन्य कारण से इंतजार करना पड़ता है तो इंजन को बंद कर दें। अब अगर हम ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं, सिग्नल हमारे सामने बहुत देर का है, और या फिर हम कभी कभी किसी से बात करने लग जाते हैं, कोई मिल जाता है, तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंजन चालू रहेगा उतनी देर तो क्या होगा, बिना बात के वो वेस्ट होता रह जाएगा, ठीक। टायर के दबाव की नियमित जांच करें, कम दबाव या बहुत अधिक दबाव से ईंधन बर्बाद होता है। अब जो हमारे टायर होते हैं हमारी गाड़ी के, उनके दबाव को भी क्या करना चाहिए, उनको भी चेक करते रहना चाहिए। अगर उनका दबाव कम रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा अधिक रहेगा तो दोनों ही समय में, दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, ईंधन की बर्बादी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन को नियमित रखरखाव के लिए गैरेज में भेजें। अब हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारा जो वाहन है वो सही, उसकी सही देखरेख होनी चाहिए। टाइम पे वो कहाँ जाना चाहिए, वो गैराज जाना चाहिए, मतलब कि सर्विसिंग के लिए जाना चाहिए। उसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम नहीं कराएंगे तो उससे प्रदूषित धुआं निकलेगा, हमारी गाड़ी का इंजन पे भी प्रभाव पड़ेगा, हमारी गाड़ी भी ख़राब होगी, साथ में वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा अधिक ईंधन को प्रयोग करेगी, और इससे ईंधन की खपत क्या होगी, बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है, और ईंधन हमारा बर्बाद होगा। तो ये तो था हमारे पार्ट 3 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हमने सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से फिर से एक बार देख लिया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ों को क्या है, यहाँ तक कि क्रियाकलाप भी नहीं छोड़े हैं, उनको भी कर लिया है। इस प्रकार से हमने अपने पूरे पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ ही पार्ट 3 जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 पूरा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 3 ढूंढिए और फटाफट से सारे वीडियो देख के अपना पार्ट 3 क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 का नाम क्या है, हमारे दहन और ज्वाला। तो पार्ट 4 को शुरू करेंगे तो उसके लिए, उसे देखने के लिए और उससे जुड़ी हुई या इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, ठीक है, वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन से। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये सभी टॉप कोर्सेज जो हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। इसके साथ ही ये जो टॉप कोर्सेज हैं इसके लिए आपको ना तो कोई फीस देनी पड़ती है, ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पेमेंट, कोई पैसा रुपया नहीं देना पड़ता, सब फ्री है, सब फ्री,
ठीक है। और अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।